हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। हमारे क्लास में आप लोगों का बहुत ही स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग का प्रैक्टिस क्वेश्चन 50 क्वेश्चन का चलेगा, जो कि एनसीईआरटी होम साइंस क्लास 12 का चैप्टर पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 जन स्वास्थ्य एवं पोषण का है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लास का वीडियो डल चुका है। आप लोग उसे जाके ज़रूर देखिएगा। पूरी बुक ही उस कॉन्सेप्ट की क्लास में पूरी बुक ही एनसीईआरटी की मैं जहाँ जहाँ पे जो मुख्य मुख्य लाइनें हैं सारी चीज़ों को बताई हूँ। आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, ताकि हम लोग का रिवाइज भी हो जाए, कॉन्सेप्ट का भी रिवाइज हो जाए, और हम लोग को पता भी रहे कि एनसीईआरटी में क्या है क्या नहीं है, और एनसीईआरटी भी पूरी कवर हो जाए, कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े, कोई पैड बैच ऐसा कुछ लेने की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद एनसीईआरटी कवर होने के बाद फिर हम लोग टीजीटी, पीजीटी, नेट, बीपीएससी सबका सिलेबस का डेप्थ में एनालिसिस करेंगे, पढ़ेंगे, उसको जानेंगे, समझेंगे। आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। ये रहा स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में कुपोषण के दो मुख्य रूप कौन से हैं? मोटापा और मधुमेह, अल्पपोषण और अतिपोषण, सूखा रोग और स्कर्वी, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में कुपोषण के मुख्य रूप से दो मुख्य रूप कौन हैं? तो हम लोग पढ़े ही थे, अल्पपोषण और अतिपोषण। ऑप्शन नंबर ख इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, जन स्वास्थ्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? केवल बीमार लोगों का इलाज करना, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और बीमारियों को रोकना, केवल अमीर लोगों को पोषण देना, दवाइयों की बिक्री बढ़ाना। तो क्या होता है आंसर? जन स्वास्थ्य पोषण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और बीमारियों को रोकना। ऑप्शन नंबर ख इज करेक्ट ऑप्शन। WHO का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वुमेन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वेस्टर्न हेल्थ ऑफिस, वर्ल्ड हाइजीन ऑर्डर। तो WHO का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर क विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होने वाला कौन सा रोग है? हम वहाँ पे था कि कुपोषण के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो था उसमें कि विटामिन की कमी हो सकती है, एनीमिया हो सकता है, और प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण हो सकता है। तो मैंने बताया था कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होने वाले दो रोग भी होते हैं, एक होता है क्वाशीवर्कर, दूसरा होता है मरासमस। तो क्वाशीवर्कर किसके कारण होता है और मरासमस किसके कारण होता है, उसके भी आगे क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो वो है क्वाशीवर्कर और मरासमस, यानी सूखा रोग। क्वाशीवर्कर रोग मुख्य रूप से किसी कमी से होता है? तो क्वाशीवर्कर रोग मुख्य रूप से किसी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। वसा की कमी से, विटामिन की कमी से, कार्बोहाइड्रेट की कमी से? नहीं, प्रोटीन की कमी से। मरासमस रोग किसकी कमी से होता है? तो मरासमस रोग केवल प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन और कैलोरी की कमी से, केवल कैल्शियम की कमी से, विटामिन सी की कमी से। तो मरासमस रोग किसी कमी के कारण होता है? तो मरासमस रोग प्रोटीन और कैलोरी ऊर्जा दोनों की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ख इज करेक्ट ऑप्शन। विश्व में अंधेपन का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है? तो अंधेपन का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है? तो विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी। तो किसकी कमी के कारण है? विटामिन ए की कमी के कारण। आप लोग ये मत सोचिएगा इतने सरल क्वेश्चन है, इतने आसान क्वेश्चन ये तो कोई भी कर लेगा, एक दो का बच्चा भी कर लेगा, तो नहीं। ये आपकी एनसीईआरटी को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ क्वेश्चन बनाए गए हैं, ताकि आप लोग जो एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं वो आपका बेस एकदम अच्छे से मजबूत हो जाए। उसके बाद आप कुछ भी पढ़िए, सब सारी चीज़ें समझ में आएंगी और एनसीईआरटी भी क्लियर रहेगी। उसको फिर उसके लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन ए की कमी से आंखों में होने वाला शुरुआती लक्षण क्या है? मोतियाबिंद, रतौंधी, आंखों का लाल होना, ग्लूकोमा। तो विटामिन ए की कमी से आंखों में होने वाला शुरुआती लक्षण क्या है? तो वो है रतौंधी। लौह तत्व की कमी से शरीर में कौन सी बीमारी होती है? तो लौह तत्व की कमी से शरीर में घेंघा, रिकेट्स, एनीमिया, बेरीबेरी। तो कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया होती है। ऑप्शन नंबर ग इज करेक्ट ऑप्शन।
एनीमिया रोग में शरीर के किस घटक का स्तर कम हो जाता है? हीमोग्लोबिन, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स, कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 10वां है, एनीमिया रोग में शरीर के किस घटक का स्तर कम हो जाता है? तो किसका स्तर कम हो जाता है? हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर को इज करेक्ट ऑप्शन। आयोडीन की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग होता है? एनीमिया, घेंघा, स्कर्वी, अंधापन। तो कौन सा होता है? घेंघा, ग्वाइटर। गर्भावस्था में आयोडीन की गंभीर कमी से बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? बच्चा मानसिक रूप से मंद हो सकता है, बच्चे की लंबाई बहुत बढ़ सकती है, बच्चे के दांत जल्दी आ जाते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो गर्भावस्था में आयोडीन की गंभीर कमी से बच्चे पर क्या होता है? क्रेटिनिज्म हो जाता है बच्चे को, यानी बच्चे मानसिक रूप से क्या होते हैं? मंद हो जाते हैं। आईसीडीएस का पूर्ण रूप क्या है? आईसीडीएस का पूर्ण रूप क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, इंडियन काउंसिल फॉर डिजीज स्टैंडर्ड, इंटीग्रेटेड कम्युनिटी डेवलपमेंट सोसाइटी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इसमें किसके, ये आईसीडीएस कब चला था, किसके लिए चला था, कहाँ से चला था, सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं एनसीईआरटी वाली क्लास में। आईसीडीएस योजना की शुरुआत भारत में किस वर्ष हुई थी? 1950, 1990, 1975, 2005। तो आईसीडीएस योजना की शुरुआत भारत में किस वर्ष हुई थी? तो 1975 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ख इज करेक्ट ऑप्शन। मिड डे मील भोजन मुख्य रूप से किन बच्चों के लिए था? कॉलेज के छात्रों के लिए, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूली बच्चों के लिए, नवजात शिशुओं के लिए, केवल निजी स्कूली के बच्चों के लिए। तो किसके लिए था? प्राथमिक और उच्च प्राथमिक बच्चों के लिए। मिड डे मील योजना इसलिए चलाई गई थी ताकि बच्चे प्राथमिक स्कूल में उनका नामांकन भी बढ़ सके, उनको पोषण भी मिल सके, दोनों चीज़ें साथ साथ हो सके। और मिड डे मील का नया नाम क्या है? तो नया नाम क्या है? पीएम पोषण है। पीएम पोषण कब बना, नया नाम कब हुआ? इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अतिपोषण का उदाहरण है? मैरास्मस, मोटापा, एनीमिया, घेंघा। तो अतिपोषण का उदाहरण कौन सा है? मोटापा है। ऑप्शन नंबर ख इज करेक्ट ऑप्शन। सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत क्या आते हैं? कार्बोहाइड्रेट और वसा, प्रोटीन और जल, विटामिन और खनिज लवण, फाइबर और स्टार्च। तो सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत क्या आते हैं? विटामिन और खनिज लवण। दो प्रकार के तत्व होते हैं, पहला माइक्रोन्यूट्रिएंट जो कि यह है, दूसरा क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो मैक्रो में कौन कौन से आते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। ये क्या है? हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट है, यानी दीर्घमात्रिक पोषक तत्व। अगला क्वेश्चन है, छिपी हुई भूख किसे कहा जाता है? पेट खाली रहने को, सूक्ष्म पोषक तत्वों और विटामिन खनिज की कमी को, उपवास रखने को, बहुत अधिक खाना खाने को। तो छिपी भूख किसे कहते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, विटामिन और खनिज की कमी को। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो न्यूयॉर्क में स्थित है। राष्ट्रीय पोषण नीति पॉलिसी भारत में कब अपनाई गई थी? 1947, 1993, 2010, 2020। तो राष्ट्रीय पोषण नीति भारत में कब अपनाई गई थी? 1993 में। अगला क्वेश्चन है, जन स्वास्थ्य पोषण विशेषज्ञ का कार्य क्या होता है? केवल अस्पताल में खाना बनाना, जिम में ट्रेनिंग देना, पोषण संबंधी समस्याओं की पहचान करना और नीतियाँ बनाना, दवाइयाँ बेचना। तो जन स्वास्थ्य पोषण विशेषज्ञ का कार्य क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ख इज करेक्ट ऑप्शन। पोषण संबंधी समस्याओं की पहचान करना और नीतियाँ बनाना।
खाद्य सुदृढ़ीकरण का अर्थ क्या है? फूड फोर्टिफिकेशन का अर्थ क्या है? भोजन को खराब होने से बचाना, भोजन में जानबूझकर आवश्यक पोषक तत्व मिलाना जैसे नमक में आयोडीन, भोजन का रंग बदलना, भोजन को फ्रिज में रखना। तो हमने बताया था कि फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि जिन जिन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है हमारे भोजन में, उसके लिए क्या करते हैं, अलग से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को मिलाते हैं ताकि हमारी आवश्यकता पूरी हो जाए। तो ये क्या होता है, जानबूझ करके मिलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ख। आयोडीन युक्त नमक किस रणनीति का बेहतरीन उदाहरण है? आहार विविधीकरण, खाद्य सुदृढ़ीकरण, पोषण पूरकता, इनमें से कोई नहीं। तो किसका बेहतरीन उदाहरण है? तो वो है फूड फोर्टिफिकेशन का। रक्तहीनता एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति को कैसा भोजन करना चाहिए? वसायुक्त, लौह तत्व और विटामिन सी से भरपूर, अधिक मीठा, केवल उबला हुआ। तो रक्तहीनता एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति को कैसा भोजन करना चाहिए? लौह तत्व और विटामिन सी से भरपूर। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए बच्चों को क्या दिया जाता है? हर 6 महीने में विटामिन ए की खुराक, ग्लूकोज की बोतल, कैल्शियम की गोलियां, एंटीबायोटिक। तो क्या दिया जाता है? तो दिया जाता है हर 6 महीने में विटामिन ए की उच्च खुराक। पोषण संबंधी अंधापन भारत में किस आयु वर्ग के बच्चों में अधिक देखा जाता है? 1 से 5 वर्ष, 15 से 20 वर्ष, 40 से ऊपर, केवल वृद्धों में। पोषण संबंधी अंधापन भारत में किस आयु वर्ग के बच्चों में अधिक देखा जाता है? तो वो देखा जाता है 1 से 5 वर्ष के बच्चों में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय एनीमिया कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, बाल विकास योजना। तो क्या नाम रख दिया गया है? तो नाम रख दिया गया है राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। ICDS योजना के तहत जमीनी स्तर पर कार्य करने वाली मुख्य कार्यकर्ता कौन होती हैं? जो ICDS योजना के तहत जो कार्य करती हैं वो जमीनी स्तर पर यानी सबसे निचले स्तर पर कौन होती हैं मुख्य कार्यकर्ता? डॉक्टर, नर्स, शिक्षिका, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। तो कौन होती हैं? वो होती हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। देखते होंगे जो गर्भवती स्त्रियां रहती हैं और जो किशोरी लड़कियां रहती हैं, किशोर लड़कियां, और जिनके बच्चे हुए रहते हैं 6 साल तक के जो नीचे रहते हैं वो जाते हैं आंगनवाड़ी केंद्र पर। तो क्या करती हैं, उनको पूरक पोषण वहाँ से मिलता है, जैसे दाल मिलता है और दरुआ मिलता है, तेल मिलता है मूंगफली का, ये सब सारी चीज़ें मिलती हैं। आप लोग देख रहे होंगे अपने आसपास के प्राथमिक विद्यालय या प्राथमिक केंद्र पे ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो ICDS योजना के तहत ही वो सब सारी चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अतिपोषण और आधुनिक जीवन शैली से जुड़ी है? उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, उपरोक्त सभी। तो कौन सी अतिपोषण और आधुनिक जीवन शैली से जुड़ी है? तो ये सारी चीज़ें आधुनिक जीवन शैली से जुड़ी हुई हैं। पोषण पूरकता का क्या अर्थ है? भोजन कम कर देना, केवल फल खाना, गोलियां या सिरप के रूप में पोषक तत्व अलग से देना, बाहर का खाना। तो पोषण पूरकता का क्या अर्थ है? गोलियां या सिरप के रूप में या किसी भी अन्य चीज़ के रूप में क्या होता है, अलग से न्यूट्रिशन सप्लाई किया जाता है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दिया जाता है, तो वो पोषण को पूरा करता है। ऑप्शन नंबर 5 करेक्ट ऑप्शन। हरी पत्तेदार सब्जियां में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? आयरन और विटामिन, केवल वसा, केवल कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। तो हरी पत्तेदार सब्जियां में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आयरन और विटामिन ए। विटामिन ए किस रंग के फलों में पाया जाता है? किस रंग के फल में पाया जाता है? मैंने पढ़ाया था सुबह, आप लोग आंसर करके बताइए। अगला क्वेश्चन है 32, भोजन में विटामिन सी शामिल करने से किस तत्व का अवशोषण बढ़ जाता है? कैल्शियम का, आयोडीन का, आयरन का, प्रोटीन का। तो किस तत्व का अवशोषण बढ़ जाता है? तो आयरन का अवशोषण बढ़ जाता है। तो आयरन के अवशोषण में विटामिन सी बहुत ही सहायक होता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। कुपोषण का समाज और देश पर क्या प्रभाव पड़ता है? कार्य क्षमता और उत्पादकता में कमी आती है, स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च बढ़ जाता है, देश का आर्थिक विकास धीमा होता है, उपरोक्त सभी। तो ये एनसीईआरटी में पूरी लाइन दी हुई है, तो इसका उपरोक्त सभी होगा। यानी जब कुपोषण का समाज और देश पर ये सारे प्रभाव पड़ते हैं। शिशुओं के लिए 6 महीने तक का सबसे सर्वोत्तम आहार कौन सा होता है? गाय का दूध, माता का अनन्य स्तनपान, डिब्बाबंद दूध, शहद और पानी। तो क्या होता है? माता का अनन्य स्तनपान यानी माता का दूध। भारत में पोषण अभियान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो भारत में पोषण अभियान की शुरुआत 2012, 2015, 2022, 2021 वर्ष की गई थी। तो भारत में पोषण अभियान की शुरुआत 2000 में की गई थी। और कहाँ से की गई थी? तो ये की गई थी राजस्थान के झुंझुनू जिले से की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। समुदाय के पोषण स्तर का आकलन करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? मानव मिति, माप, भार या लंबाई, आहार सर्वेक्षण, जैव रासायनिक परीक्षण, उपरोक्त सभी। तो कौन सी कौन सी आकलन विधि अपनाई जाती है? तो अपनाई जाती है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है घेंघा रोग में शरीर का कौन सा भाग सूज जाता है? पैर सूजता है, पेट सूजता है, गला सूजता है, आंखें सूजती हैं। तो कौन सा भाग सूजता है? गला सूजता है। बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम किसके लिए चलाया जाता है? कारखाने के मजदूरों के लिए, कॉलेज की लड़कियों के लिए, 3 से 5 वर्ष के पूर्व स्कूली बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए। तो बालवाड़ी कार्यक्रम किसके लिए चलाया जाता है? तो वो चलाया जाता है 3 से 5 वर्ष के पूर्व स्कूली बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन है 39। घरेलू स्तर पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का अर्थ क्या है? घर में बहुत सारा कीमती सामान रखना, परिवार के सभी सदस्यों को हर समय पर्याप्त पौष्टिक भोजन मिलना, केवल होटल से मंगाना, भोजन को ताले में बंद रखना। तो घरेलू स्तर पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का क्या अर्थ है? तो वो है ऑप्शन नंबर ख, परिवार के सभी सदस्यों को हर समय पर्याप्त और पौष्टिक भोजन मिलना। FAO का पूर्ण रूप क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिस, फॉरेन एग्रीकल्चर ऑर्डर, फर्स्ट एड ऑर्गेनाइजेशन। तो FAO का पूर्ण रूप क्या है? तो FAO का पूर्ण रूप क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 41। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ADCE। तो रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन डी की कमी से, सूखा रोग। अगला क्वेश्चन है आहार विविधीकरण डायट्री से क्या तात्पर्य है? रोज एक ही तरह खाना खाना, भोजन से अलग अलग प्रकार के खाद्य समूहों को शामिल करना, केवल जंक फूड खाना, खाना छोड़ देना। तो आहार विविधीकरण से क्या तात्पर्य है? तो वो है भोजन में अलग अलग प्रकार के खाद्य समूहों को शामिल करना। ऑप्शन नंबर ख इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कम वजन वाले बच्चों से क्या तात्पर्य है? जिनकी लंबाई उम्र के हिसाब से कम हो, जिनका वजन उनकी उम्र के हिसाब से कम हो, जो बहुत लंबे हो, जो बहुत मोटे हो। तो क्या है? जिनका वजन उनकी उम्र के हिसाब से कम हो। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ख इज करेक्ट ऑप्शन 43 का। अगला क्वेश्चन है स्टंटिंग या नाटापन का क्या अर्थ है? उम्र के हिसाब से लंबाई का कम होना, वजन बहुत ज़्यादा होना, बाल झड़ना, त्वचा का पीला होना। तो स्टंटिंग या नाटापन का अर्थ है उम्र के हिसाब से लंबाई कम होना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। वेस्टिंग का क्या अर्थ है? लंबाई के अनुपात में वजन का बहुत कम होना, बहुत अधिक आलस आना, पानी की बर्बादी, इनमें से कोई नहीं। तो लंबाई के अनुपात में वजन का अत्यधिक या बहुत कम होना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46।
अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHF के तहत कौन से 2 उप मिशन शामिल हैं? NHRM और NUHM, बाल विकास और महिला विकास, शिक्षा और खेल मिशन, कृषि और उद्योग मिशन। तो कौन कौन से मिशन शामिल हैं? तो वो NHRM और NUHM। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। किशोरी बालिकाओं में सबसे आम पोषण संबंधी कमी कौन सी पाई जाती है? विटामिन डी की कमी, आयोडीन की कमी, आयरन की कमी, प्रोटीन की अधिकता। तो किशोरी बालिकाओं में सबसे आम पोषण संबंधी कमी कौन सी पाई जाती है? तो वह पाई जाती है ऑप्शन नंबर ग, आयरन यानी एनीमिया की कमी। पोषण शिक्षा का मुख्य माध्यम क्या होता है? रेडियो और टेलीविज़न, पोस्टर और नुक्कड़ नाटक, स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र, उपरोक्त सभी। तो पोषण शिक्षा यानी शिक्षा के साथ साथ पोषण भी मिलना चाहिए। तो उसका मुख्य माध्यम क्या हो सकता है? रेडियो और टेलीविज़न में तो मिलेगा नहीं, पोस्टर और नुक्कड़ नाटक में तो मिलेगा नहीं। अगर ये दोनों में मिलेगा नहीं तो उपरोक्त सभी होगा नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग, स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र में। मोटापे के कारण निम्नलिखित में से कौन से क्रॉनिक यानी दीर्घकालिक बीमारी हो सकती है? मलेरिया, टाइफाइड, टाइप 2 डायबिटीज, हैजा। डायबिटीज भी कितने प्रकार के होते हैं? टाइप 1 टाइप 2 प्रकार के होते हैं, यानी 2 प्रकार के डायबिटीज होते हैं। और जेस्टेशनल डायबिटीज वो अलग होता है, वो भी इसी का प्रकार ही है मान लीजिए। तो 49 का ऑप्शन नंबर क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ग, टाइप 2 डायबिटीज। जन स्वास्थ्य पोषण की समस्याओं से निपटने के लिए त्रिआयामी रणनीति में क्या शामिल नहीं है? पोषण पूरकता, खाद्य सुदृढ़ीकरण, जंक फूड को बढ़ावा देना, आहार विविधीकरण। तो क्या शामिल नहीं है? तो शामिल नहीं है जंक फूड को बढ़ावा देना। ये रहा आज के 50 क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारी डेली की डेली NCERT की क्लास चलेगी, जो कि कॉन्सेप्ट वाली होगी। NCERT की बुक ही पूरी रहेगी, तो आप लोग उससे ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर वॉच करिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और प्यारा प्यारा कमेंट भी किया कीजिए। और जितने क्वेश्चंस मैं करी रहती हूँ सारे चीज़ों का आंसर भी कमेंट बॉक्स में दिया कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।